अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तौरी। और आपको बता दूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब 16 सितंबर को बतौर चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं। उनका दौर कैसा रहा और फिर उनके दौर में क्या मुश्किलात आई, क्या बड़े बड़े फैसले हुए, और फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इख्तिलाफात सियासी जमातों की तनकीद का शिकार कैसे रहे, और फिर 17 सितंबर को नामजद चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब बतौर चीफ जस्टिस पाकिस्तान 29वें चीफ जस्टिस की हैसियत से ओहदे का हलफ उठाएंगे ऐवान सदर में, और सदर ममलिकत आरिफ अलवी से। और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वही सदर हैं जिन्होंने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजा था, और आज उन्हीं सदर से, और आज वही सदर होंगे जो काजी फाइज ईसा से हलफ लेंगे। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के इन दोनों जजेस, जाने वाले चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस की तमाम मामलात के ऊपर कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब का दौर कैसा रहा, और फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा के लिए मुस्तकबिल में क्या मुश्किलात होंगी, क्या चैलेंजेस होंगी, क्या परेशानियां होंगी, और फिर क्या रिफॉर्म्स और क्या तजावीज़ देंगे, इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले सहाफ़ियों से हम जानने की कोशिश करते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब और नामजद चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब का दौर और क्या उम्मीदें वाबिस्ता हैं। तो आए चलते हैं ज़रा सुप्रीम कोर्ट के सहाफ़ियों से मालूमात लेते हैं। बंदियाल साहब के दौर में जो हमारी आला अदलिया है और बिलखुसूस पूरा अदालती निज़ाम है, इस निज़ाम इंसाफ के ऊपर अवाम का एतमाद बतदरीज जो 2007 के अंदर एक लॉयर्स मूवमेंट के ज़रिए और अदलिया बाली तहरीक के बाद एक बड़ा कॉन्फिडेंस था लोगों को कि अब अदालत तो मुझे इंसाफ मिला करेगा, रियासत होगी मांगे जैसी, और बहुत सारे जो लोगों की तवक्कुआत होती हैं कि इंसाफ का निज़ाम जो है वो इस मुल्क के अंदर बेहतर होगा। तो ओवरऑल जो है बतदरीज डिटीरिएशन जो है वो होती रही है, और उसमें बंदियाल साहब ने जो है उनका दौर जो है उसके अंदर जो है मैं समझता हूँ कि शायद इस रुझान के अंदर मज़ीद इजाफ़ा हुआ है कि अदालतों पर अदम एतमाद के हवाले से, और उसकी वजह जो है वो मेरा ख़्याल है कि सियासत में जो कुंडे वाले जज हैं ना, या कुंडे वाले जजों के ज़रिए सियासी फ़ैसले जो हैं उसकी वजह से अदालती निज़ाम जो है वो उसके ऊपर हर्फ आया है। और ये अल्लाह करे कि ये कुंडा उतर जाए तो फिर आप देखिएगा यही हमारे सारे जज साहिबान जो हैं ये बड़े अच्छे अच्छे फ़ैसले देंगे। तो बतौर बंदियाल साहब का वो अब इतना कुछ कहा जा चुका है उसके ऊपर, अब मुझे तो मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। चैलेंजेस तो जजेस के सामने कोई नहीं होते, जजेस के ने तो आइन और कानून को सामने रखना और गैर जानिबदाराना तौर के ऊपर तराजू जो है वो करना। असल में जो सबसे बड़ा मसला है वो है तकरीबन 57,000 मुकदमात का बैकलॉग सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें आम आदमियों के मुकदमात बहुत ज़्यादा। मेरा ख़्याल है कि अगर जो सियासी मुकदमात से ज़रा थोड़ा सा हट के अदालत जो है वो जो आम लिटिगेंट हैं उनके मुकदमात जल्द निपटाने के हवाले से कोई केस मैनेजमेंट करें, और उस हवाले से हमने देखा है बहुत सारे मुआशी किस्म की चीज़ें हैं, FBR के ख़िलाफ़ हैं जो इकनॉमिक आपकी मईशत को मुतासिर कर रहे हैं, टैक्स के मामलात हैं, और दूसरे तीसरे इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। फिर उनको जो है वो उनकी तरफ आम आदमी को तक इंसाफ की फराहमी और रसाई उसके बेहतरी के लिए कोई काम करें तो ज़बरदस्त रहेगा। और अदलिया जो है वो एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट के इख्तियार में इंक्रोच करने से ख़ुद को जो है वो बाज रखे, तो वो भी एक बहुत बड़ी सर्विस। मेरे ख्याल से बंदियाल साहब को चैलेंज तो कोई दरपेश नहीं रहा, कोई उनको मुश्किल नहीं रही। पूरा उनका 1.5 साल का उनका टेन्योर है, और उस 1.5 साल के टेन्योर में उन्होंने डट के जजी की है, चीफ जस्टिस की है, और चीफ जस्टिस की है, लेकिन सबसे बढ़ के अपनी मन मर्जी की है। आप देखें कि जो इनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि जो इख्तलाफात हैं ये आएंगे, उन इख्तलाफात को कम करेंगे, और जो बेंचेस के ऊपर एतराज़ात उठते हैं वो बेंचेस इस तरीके से बनाए जाएंगे कोई उंगली नहीं उठा सकेगा, कोई सवाल नहीं उठा सकेगा। तो वो सिलसिला तो इनके दौर में और ज़्यादा बढ़ गया।
और अगर हुकूमत का कोई एतराज़ भी आया कोई चलें आप हमारे कहने पे बेंच ना बनाएं, आप पूरी सुप्रीम कोर्ट बिठा के केस को डिसाइड कर लें। कोई ऐसा शख्स नहीं होगा, कोई ऐसा फरीक नहीं होगा, ऐसा स्टेक होल्डर नहीं होगा जो आपके इस फैसले को रद्द करेगा। लेकिन मनमर्जी की और अपनी मर्जी का बेंच बनाया। और फिर आप देखें कि जब वो फौजी अदालतों वाला केस आया तो तब जो लिटिगेंट गए थे उनके साथ चैम्बर में जाके मुलाकात की, एतजाज़ अहसन ने, लतीफ़ खोसर साहब ने, उनके कहने के ऊपर फुल कोर्ट भी बन गया। हुकूमत कहती रही तो फुल कोर्ट नहीं बना। और जब वकला जाके मिले एतजाज़ और लतीफ़ खोसर साहब जैसे, तो उनके कहने के ऊपर दस्तयाब जो जजेस थे उस वक्त, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही थी, दस्तयाब जजेस के ऊपर फुल कोर्ट बना दिया गया। दूसरा आप ये देखें कि 2022 का भी अगर आप डाटा निकाल के देखें, आर्टिकल 184(3) की कितनी दरखास्तें आई, उन 184(3) की दरखास्तों में से कितने फैसले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में गए, और कितनी ऐसी दरखास्तें जो कि दूसरी साइड से आई, जो कि इमरान खान साहब के मुखालफिन थे, उन पर एतराज़ात लगे, उन्हें रजिस्टर्ड भी नहीं किया गया, एतराज़ लगा के वापस कर दिए गए। इसी तरीके से 2023 का अगर आप डाटा निकाल के देखेंगे, उसमें कोई 32 दरखास्तें आईं। 32 दरखास्तों में से 3 दरखास्तें, एक कोई मूसा खान साहब के नाम से कोई दरखास्त गुजार था, एक सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल का तनाज़ा था, आर्टिकल 184(3) की दरखास्त थी, और एक कोई गुल हसन औरंगजेब के नाम से कोई एक लिटिगेंट आया था। इनके अपने कोई मैटर थे, कोई पॉलिटिकल केसेस नहीं ले के आए थे। अब ये जो बाकी 29 दरखास्तें हैं आप वो निकाल के देखें, उसमें 8 फैसले जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में किए गए हैं, डायरेक्टली कह लें या इनडायरेक्टली कह लें। और बाकी जो 29 में से 22 केसेस बचते हैं, उसमें 10 दरखास्तें फौजी अदालतों वाली हैं। फौजी अदालतों पे कोई फैसला भी नहीं किया, लेकिन फैसला ना करते हुए जो कोर्ट मार्शल नीचे होना था उसको रोक दिया गया। जो लोग हिरासत में लेके मिलिट्री अथॉरिटी के हवाले किए गए, उनको तमाम सहूलियत फराहम करने का हुक्म दे दिया। तो जो 9 मई के ज़िम्मेदारान थे उन्हें भी फ़ायदा पहुँचा के गए, गो के उस केस का फ़ायदा नहीं किया, उन्हें तमाम सहूलियत दी जा रही हैं, उनका कोर्ट मार्शल भी नहीं हुआ। बाकी 22 दरखास्तें बचीं, 22 में से तकरीबन कोई 4 दरखास्तें आईं सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से, उस कानून को सस्पेंड करके रखा गया, आज तक सस्पेंड है, आज तक वो कानून सस्पेंड चला आ रहा है। 4 दरखास्तें रिव्यू एक्ट के हवाले से आईं, पीटीआई की दरखास्तें थीं, जैसे कि प्रैक्टिस एक्ट की पीटीआई की दरखास्तें उनके लायर फोरम की थीं, उसमें भी आप देखें कि रिव्यू एक्ट को कलअदम करार दिया गया। 4 दरखास्तें आईं आइडियोलिक कमीशन के खिलाफ, उसमें इमरान खान साहब खुद भी दरखास्त गुजार थे, उसमें भी आप देखें कि 26 मई से कमीशन को कार्रवाई रोक के रखी गई है, कमीशन की कार्रवाई को रोक दिया गया। तो मन मर्जी से उन्होंने ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जो अख्तियार इस्तेमाल किया है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो केसेस वो डिसाइड नहीं करके गए, जैसे ऑडियो लीक कमीशन वाला है, ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ जो दरखास्तें हैं, फौजी अदालतों का जो केस है, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, इसके अलावा जो इलेक्शन के हवाले से दरखास्तें आई हैं, ये जो काजी फैसल साहब हैं मनसब संभालने के बाद उनके लिए ये चैलेंज होगा कि वो इन केसेस को कैसे टेकअप करते हैं, कैसे इनके ऊपर बेंच बनाते हैं, कितने रुकनी बेंच बनाते हैं और कौन कौन से जजसाबान को शामिल करते हैं। तो उनके लिए चैलेंजेस ज़रूर हैं, जो चीज़ें ये छोड़ के जा रहे हैं, जो मैस इनका किया हुआ है वो समेटना जब काजी फैसल साहब को पड़ेगा। देखिए, जहाँ तक काजी फैज़ल ईसा साहब की बतौर चीफ जस्टिस का मामला है कि वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहे हैं, इस मामले के ऊपर साफ़ियों की अब क्या उम्मीदें हो सकती हैं। ना ही साफ़ी का ये काम है किसी से उम्मीदें लगाना, लेकिन असल जो जुडिशरी के अंदर इशू रहा वो सबसे अहम इशू ये था कि अदलिया यूनाइट नहीं थी और तकसीम थी, और उस तकसीम की जो बुनियादी वजह हमें नज़र आई सामने थी वो थी आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने का मामला। इसी मामले के ऊपर जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब हैं वो हमें कोई बहुत ज़्यादा कामयाब नज़र नहीं आए। आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने के लिए एक कानून बना, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, 8 जजेस ने उसको स्टे दे दिया और फिर उसके बाद अभी तक वो स्टे बरकरार है। उसके ऊपर तनकीद भी हुई, जुडिशरी के अंदर से भी ये आवाज़ें आईं कि आर्टिकल 184(3) को रेगुलेट करने के हवाले से कुछ पैरामीटर्स तय होने चाहिए, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को डिसाइड होना चाहिए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को डिसाइड नहीं किया गया। फिर उसके बाद जो दूसरा इशू था, इंतज़ामी सतह के ऊपर भी फुल कोर्ट मीटिंग बुलाकर इस मामले को हल नहीं किया गया। अच्छा, ये तो हो गई वो चीज़ें जो जिसकी वजह से जुडिशरी में डिवीज़न रही। फिर उसके बाद जजेस अपॉइंटमेंट का इशू रहा, उसमें भी जजेस काफ़ी तकसीम रहे। लेकिन जो एक अगर आपने पूछा कि कौन सा ऐसा फ़ैसला है जो आप समझते हैं कि अच्छा है बंदयाल साहब का, तो मेरे ख़्याल में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का जो फ़ैसला इमरान खान के हवाले से उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गिरफ़्तारी का फ़ैसला दिया, उसमें एक असूल सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है कि कोर्ट प्रेमिसेस में अरेस्ट जो है ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये मेरे ख़्याल में एक अच्छा फ़ैसला है और इस
फैसले के बाद अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट की सतह के ऊपर ये एक असूल तय किया गया है और ये बाइंडिंग है पूरे मुल्क के ऊपर। तो कोर्ट प्रेमिसेस में किसी की भी गिरफ्तारी से रोका गया। लेकिन पहले बंदयाल साहब से अगर शुरू करें तो उनका टेन्योर बड़ा टफ़ टेन्योर था, जो कंसिडर भी किया जा रहा था कि एक टफ़ तरीन टाइम होगा उनके लिए, और वाकई उनकी ज़िंदगी का मेरे हिसाब से एक मुश्किल तरीन वक्त था। पता नहीं उनके लिए शायद उनको आसान लग रहा हो या उनको भी मुश्किल ऐसे ही लग रहा हो, लेकिन मेरी नज़र में उनके लिए एक मुश्किल तरीन वक्त था बतौर चीफ़ जस्टिस जो उनके 2 साल गुजरे हैं, क्योंकि उसमें बाकी सबको जजेस को तो अदालत के बाहर से बहुत चैलेंजेस मिलते थे, इनको ना सिर्फ बाहर से बल्कि अंदर से बहुत सारे चैलेंजेस मिले हैं। तो जिसकी वजह से उनकी कई चीज़ें जो उन्होंने वो सही कदम भी लेते थे तो एक ऐसा उनके ख़िलाफ़ गेम बना दी गई थी सरकारी सतह पे, रियासती सतह पे और अदालती सतह पे, और इस चीज़ का इस्तेमाल कुछ मीडिया के अंदर भी किया गया कि वो अगर ये कहते थे कि मतलब कोई सूरज मशरिक़ से निकलता है तो इसको भी तनकीद का निशाना बनाया जाता था। इसलिए वो काफ़ी एक उनकी हर चीज़ को मुतनाज़ करने की कोशिश की गई थी। कुछ उनकी चीज़ें मुतनाज़ थी भी, कुछ बहुत सारी अच्छी भी थी, लेकिन हर अच्छी चीज़ को, हर अच्छे काम को भी मुतनाज़ करने की कोशिश की जाती थी। वैसे आपस की बात है, वो ख़ुद भी कोई कसर नहीं छोड़ते थे बाज़ औक़ात अपनी अच्छी चीज़ को मुतनाज़ करने में। तो लेकिन इस तरह के बटन और उनका गुजरा। तो ख़ासकर इलेक्शंस वाला जो मामला था, इसमें वो राइट पर थे, उनकी बात ठीक थी, लेकिन वो सारा मामला इंतहाई मुतनाज़ हो गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को आप देखें, मई में स्टे ऑर्डर दिया, उसके बाद से लेके अब तक ये सितंबर आ चुका है, दोबारा केस फिक्स नहीं किया। फिक्स दोबारा होता, जजेस को जाने से रोकते, उनको बिठाते, फैसला करा लेते, तो यकीनन इस हवाले से कुछ तनाज़ात जो है ना वो कम हो सकते थे। अब जो दूसरा आपने सवाल किया था काजी फ़ाइज़ साहब का, तो उम्मीद तो कोई भी नहीं है, सिर्फ इसके अलावा कि वो नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म बनेंगे, और ये जिनको ये उम्मीद है ये उनको रहनी भी चाहिए, क्योंकि ये उनकी उम्मीद बज़ाहिर हक़ पे मबनी है इस वक्त कि होना यही है। और आइन और कानून की बातें तो सारी करते हैं, वो ख़ुद बहुत करते हैं, वो तो एहतसाब की भी बात करते हैं, लेकिन अपनी मनी ट्रेल नहीं देते होते। और इरादा तो उनका मुज़ाहिर नकवी साहब को भी बरतरफ करने का है बज़ाहिर, जो लग रहा है, जो नज़र आ रहा है उनके ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है कि उन्होंने जो बड़ा घर लिया तो वो कहाँ से लिया, जबकि डिक्लेयर्ड है कि 2 छोटे घर बेच के एक बड़ा घर लिया था। लेकिन अब फ़ैसला करने वाले वो हैं जिनके अपने फ्लैट्स की मनी ट्रेल नहीं है कि उनके पास कहाँ से आए थे, और एक ऐसे भी साहब हैं जिनको उसी कौंसिल के अंदर जिन्होंने डिसाइड करना है कि जिनको ख़ुद को कोई 90 लाख रुपए का जुर्माना हुआ है कि वो अपने ही कुछ पैसे हैं, जो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, वो तफ़सीलात कभी अपने व्लॉग में अलग से दूँगा, कि जिसका वो हिसाब नहीं दे सके तो उनका बाकायदा सरकारी तौर पे जुर्माना किया गया। तो चीज़ ये है कि जिन लोगों को अच्छी तवक्कुआत है, वैसे तवक्को अच्छी रखनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी भी सबके सामने होनी चाहिए। तो ग्राउंड रियलिटी यही है कि मामलात मज़ीद उलझाव का शिकार होंगे। काजी साहब को यह है कि अदालत के अंदर से मज़ामत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बज़ाहिर तो बाहर भी सब एक पेज पे ही हैं, काजी साहब समेत लेकिन ये एक पेज शायद ज़्यादा असर ना चले, और कुछ अर्से बाद जाके 3-4 महीने बाद सफ़े जो है ना अलहदा होने शायद शुरू हो जाएँ, और फिर मुमकिन है कि कुछ मुश्किलात पैदा हों काजी साहब के लिए भी। उनके सामने एट द वेरी आउटसाइड कोई ऐसा चैलेंज नहीं है, सिवाय उन चीज़ों के जो वो ख़ुद बड़ी बड़ी बातें उन्होंने की हुई हैं और वादे किए हुए हैं, उनके अलावा। वो तनख्वाह खा गए, ले ली उन्होंने, इस्तेमाल कर ली, उससे बच गई, वो सेविंग में हो गया, तो वो वापसी कहाँ होती है? या तो फिर वो उस वक्त कहते हैं ना खुद से कि जी मैं असूल पसंदी का तकाज़ा ये है कि अगर मैं काम नहीं करूँ तो मैं पैसे भी ना लूँ, लेकिन उनके पैसे तो लेने, तो इसलिए वो ले गए और खा के बाद बात ख़त्म हो गई। जैसे आप तनख्वाह लेते हैं, मैं तनख्वाह लेता हूँ, खा जाते हैं, बाद में वापस कभी ऑफिस को की है कि जी इस महीने, या जिस तरह हम लोग कई दफ़ा होता है कि 1 हफ़्ते की छुट्टी पे चले जाते हैं। जैसे आप स्टोर गए थे, पूरा आपने सफ़रनामे की कोई 40 किस्तें वो अपलोड कर चुके हैं, तो क्या आपने वो किस्तें तनख्वाहें वापस की हैं? काम तो नहीं आपने किया था, लेकिन आप क्योंकि पेड लीव पे थे और वो पेड लीव के ऊपर नहीं थे, वो लीव पे भी नहीं थे, बज़ाहिर काम पे ही थे, चैम्बर वर्क में। जब आप केस ही नहीं सुन रहे, कोई आपने फ़ैसला भी कोई रिजर्व नहीं किया हो, तो चैम्बर वर्क किस चीज़ का? चैम्बर में आप कौन सी कोई आपने दुकान खोली हुई है? बहरहाल ये तो उनको सोचने वाली बात है। लीगली वो पैसे देने के पाबंद नहीं है, लेकिन अखलाकी तौर पे उनको लेने नहीं चाहिए। देखिए, अगर बंदयाल साहब के दौर के ऊपर जस्ट क्विकली एक ब्रीफ बता दूं तो वो यही थी कि जब बंदयाल साहब आए
तो आपके सामने सियासी तनाव बहुत ज़्यादा था। उस वक़्त पीडीए मुतहर्रिक हो चुकी थी कि किसी भी तरह पीटीआई की गवर्नमेंट को हटाया जाए और फिर उसके लिए आईनी तरीक़ेकार इस्तेमाल किया गया। इस अदालत ने सू मोटो लिया, स्पीकर रूलिंग को कलअदम करार दिया एंड देन कंट्रोवर्सी शुरू हुई। वहाँ से जब अदालत ने वो 63A का फ़ैसला दिया, फिर स्पीकर रूलिंग कलअदम करार दी, इनके खिलाफ एहतजाज शुरू हुए, तो जो वो अदालत की तरफ से जब रिएक्शंस आना शुरू हुए तो वो शायद कोई पहली बार का एक अमल था। हमने देखा कि बाहर जो कुछ भी होता रहा आज तक वो होता रहा, लेकिन कभी अदालत की जानिब से जवाब नहीं हुए। फिर उन जवाबों के बाद वो सिलसिला शुरू हो गया। गवर्नमेंट की तरफ से इल्ज़ाम लगता था, अदालत जवाब देती थी, अदालत की तरफ से एतराज़ उठता था, गवर्नमेंट जवाब देती थी और ये ओपनली होता रहा। इसके दौरान हमने देखा कि जस्टिस बंदयाल के दौर में जितना कुछ भी होता रहा वो सिर्फ बयानात की हद तक होता रहा। उन्होंने तहम्मुल का मुज़ाहिरा किया, गवर्नमेंट की साइड से तहम्मुल का कोई मुज़ाहिरा नहीं किया गया। उन्होंने हर एक तरह की जुमलाबाजी की। इस सारे प्रोसेस के दौरान जो एक चीज़ बहुत अनफॉर्चुनेट थी वो ये कि अदालत के अंदर जजेस के दरमियान पहली बार इतनी सख्त तफरीक हुई और फिर वो तफरीक ये कहा जाता है कि 98 में भी सामने आई, लेकिन इस बार वो धड़ेबंदी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ मिलकर थी। यानी इनके आपस के जो इख्तलाफात थे वो एक पार्टी ने आधे जजेस को अपने साथ जो है वो कंसिडर करना शुरू कर दिया और दूसरी साइड की पार्टी ने कुछ मखसूस जजेस की तारीफ़ें शुरू कर दी। उसकी वजह से इन जजेस के बीच में बहुत ज़्यादा जो है वो तफरीक हमने देखी। फिर आपने देखा होगा मुसलसल लेटर्स लिखे गए। फिर पंजाब हुकूमत जो है वो उसमें इस अदालत ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला जो है वो करार दे के उनकी ओवर टेकिंग कराई रात 11 बजे से पहले। तो इस तरह के जो सारे इवेंट थे, शदीद किस्म का जुडिशल एक्टिविज़म देखा हम लोगों ने 2018 के बाद। हम कहते रहे, बहुत मौक़ों पर ये बात रिपीट होती रही कि जिस तरह साकिब निसार के दौर में बहुत ज़्यादा एक्टिव थी जुडिशरी, सू मोटोस तो इतने नहीं लिए गए, लेकिन अदरवाइज़ पॉलिटिकल केसेस को बहुत ज़्यादा एंटरटेन किया गया थ्रू डिफरेंट पिटिशंस। तो उसके बाद फिर ये हुआ 2023 आपके सामने है, इंतखाबात पर सू मोटो ले लिया, जिसको बंदयाल साहब ने अभी अपनी आखिरी तकरीर में ये भी कहा कि इस पूरे साल के अंदर एक ही सू मोटो लिया, लेकिन फिर ये नहीं बताया कि उस एक ही सू मोटो की वजह से कितना इफ़ेक्ट आया। पहली बार अदालत ने कोई जो है वो इंतखाबी अमल में इस तरह से इंटरफेरेंस की। एक तारीख़ थी, शेड्यूल दिया पूरा इंतखाबात का और फिर उस पर अमल दरामद भी नहीं हुआ और उस अमल दरामद ना होने के बाद किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई भी नहीं की गई। तो अगर ओवरऑल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के दौर को देखें तो बहुत सारे ऐसे प्रेसिडेंट सेट हुए जिसकी वजह से आइंदा आने वाले जो चीफ जस्टिस होंगे उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। यानी 14 मई को इंतखाबात वाले फैसले को देख लें, उस पर अमल नहीं हुआ तो ये हो सकता है कि वकला आइंदा ये वाली बात कोट करना शुरू कर दें फैसलों के दौरान, जब किसी के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई भी हो या किसी से ये सवाल हो कि आपने किसी अदालती फैसले पर अमल क्यों नहीं किया, तो वो यही कहें कि इंतखाबात वाले फैसले पर भी अमल नहीं हुआ था और क्योंकि इस अदालत ने उसके बाद कोई कार्रवाई भी नहीं की थी तो ये एक ठोस वजह है फैसलों के ऊपर अमल ना करने की। फिर उसके बाद जो है वो अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जब ये कलमदान संभालेंगे तो आपको पता है ये कोई इतना आसान किस्म की सीट नहीं है। जिस तरह की डिवाइड जुडिशरी में रही, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जब रेफरेंस चला और उसके ऊपर जब जजेस के दरमियान में जो बहुत वाज़ेह तफरीक रही, उन्हीं जजेस के साथ अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को बैठकर भी काम करना है। तो जो एक बहुत ज़्यादा बात बार बार डिस्कस होती है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का शायद टेम्परामेंट का बहुत इशू है और वो बहुत सारी चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते, तो अब उनको बहुत सारे जजेस को साथ लेके चलने के लिए टेम्परामेंट भी कंट्रोल करना पड़ेगा, बर्दाश्त और तहम्मुल भी रखना पड़ेगा उस सीट के ऊपर। अब एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है वो ये कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा पिछले काफ़ी अरसे से यानी अप्रैल से अभी तक वो किसी केस की समाअत नहीं करे और उसकी बुनियाद सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जिस पर स्टे हुआ हुआ है। अब क्योंकि जस्टिस बंदयाल उसको फ़ैसला किए बगैर छोड़ के जा रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आते साथ एक नया बेंच बनाएंगे, दोबारा से उसकी हेयरिंग होगी। क्या वो उसी लॉ के ऊपर जिसके ऊपर वो अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर चुके हैं कि चीफ जस्टिस की सोल अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए सब कुछ डिसाइड करने की, जब वो उस लॉ को खुद डिसाइड करेंगे या उनके साथी जजेस में से कोई डिसाइड करेगा तो उसके बाद क्या वो बेंचेस में बैठना शुरू करेंगे या फिर वो चीफ बनने के पहले दिन ही बेंचेस में बैठना शुरू कर देंगे। तो फिर वो उनका जो प्रॉब्लम है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर अभी तक डिसाइड नहीं हुआ, तो वो तो अभी भी डिसाइड नहीं हुआ, तो वो मंडे से कैसे इन केसेस की हेयरिंग करेंगे। तो ये एक अजीब ऐसी हैजान की सी कैफियत है। हमें ख़ुद भी अक्सर मतलब जब हम बात करते हैं लॉयर से पूछते हैं तो उनकी भी जो है ना वो सोच वहाँ पे जाके या उनकी भी जो समझ होती है, उनका इल्म भी वहाँ ख़त्म हो जाता है कि अब पता नहीं इससे आगे क्या होगा। तो किसी भी चीज़ को प्रिडिक्ट करना पहले थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये कहना कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आते ही सब कुछ ठीक कर देंगे, आई थिंक बहुत बड़ी गलती है। इतना कुछ मेस्ड अप है पिछले 1-2 साल में कि वो एकदम से दुरुस्त नहीं होगा। फुल कोर्ट मीटिंग में बैठ के रूल्स बनाना और तमाम मामलात को रेगुलेट करना बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और उसके लिए उनको सुप्रीम कोर्ट के मेजॉरिटी जजेस की
जो है वो अपने साथ उनकी भी फैसला जो है वो अपने साथ अपने हक में चाहिए होगा, और आई थिंक वो उनके लिए करना थोड़ा मुश्किल और प्रॉब्लमेटिक होगा। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो उनको सॉर्ट आउट करने होंगे, और आने वाले चीफ जस्टिस के लिए चैलेंजेस का आगाज़ संडे से ही हो जाएगा। जो मौजूदा चीफ जस्टिस है उमर अता बंदयाल साहब, इन्होंने कुछ बड़े अहम फैसले दिए हैं जिनका पाकिस्तान की सियासत के ऊपर, पाकिस्तान के जो मजमूई मुल्की हालात हैं उसके ऊपर उनका बड़ा गहरा असर पड़ा है। एक फ़ैसला तो आपको याद होगा, गुज़श्ता साल डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग से मुतल्लिक जो फ़ैसला दिया था, उसकी वजह से आज मुल्क जिन बहरानों का शिकार है ये उसी फ़ैसले की वजह से है। और अगर उस वक्त इंतखाबात वक्त पर हो जाते, नई हुकूमत आ जाती, तो शायद आज मुल्क को वो हालात ना देखना पड़ते जिसका आज हम सामना कर रहे हैं। मुआशी तौर पे हों, सियासी तौर पे हों, समाजी तौर पे हों, या सिक्योरिटी के हालात हों, तो इन तमाम का जो माखज़ है ये वही फ़ैसला था जो गुज़श्ता साल 7 अप्रैल 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सुनाया गया था, जिसमें डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग को कलअदम करार दिया गया था। दूसरा जो एक बड़ा अहम फ़ैसला जो मैं समझता हूँ वो ये था, जो सुप्रीम कोर्ट ने 63A की तशरीह की, और जो हॉर्स ट्रेडिंग थी या लोटाक्रेसी जो पाकिस्तान की सियासत को जो जड़ें हैं उनको खोखला कर चुकी थी, मेरे ख्याल में उसको रोकने से मुतल्लिक जो फ़ैसला था वो बड़ा अहम था। और उम्मीद अब यही करनी चाहिए कि मुस्तक़बिल में पाकिस्तान के अंदर ये जो हॉर्स ट्रेडिंग है, जिसके ज़रिए सियासी जमातें जोड़ तोड़ करके दूसरे मुखालिफ सियासी जमात के बंदे तोड़कर हुकूमतें गिराने का एक बड़ा गलीज़ किस्म का यहाँ पे किरदार और एक सियासत खेली जाती थी, मेरे ख्याल में अब उसके भी दरवाज़े सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। इसके अलावा देखें तो जो नैब तरामीम वाला केस है, उसके अलावा पंजाब खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन केस, ये सारे बड़े अहम केसेस थे। लेकिन मजमूई तौर पर अगर हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के टेन्योर को देखें तो शायद वो एक ताकतवर चीफ जस्टिस के तौर पर याद नहीं रखे जाएंगे। उसकी वजह यह है कि उनके दौर में शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो जारी किया गया फ़ैसला था उसके ऊपर वफाकी हुकूमत ने अमल दरामद करने से इनकार किया, और इस तरह पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 70% आबादी अपने जो आइनी हक था वोट के इस्तेमाल का, उससे महरूम रही, अपने मुंतखब नुमाइंदों से महरूम रही। और इसकी वजह यह थी कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपने उस अदालती फ़ैसले पर अमल दरामद ना करवा सके, और यूँ 14 मई को पंजाब में इलेक्शन नहीं हुए। और उसके बाद आप देखें तो वो बहरानों का जो एक तसलसल है वो अभी तक उसी तरह चल रहा है, और जब तक इलेक्शन नहीं होते मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इन बहरानों से किसी सूरत भी निकल सकता है। जैसे जैसे मज़ीद इसमें वक्त गुजरेगा ये बहरान मज़ीद गंभीर होते जाएंगे, और इस तमाम का जो असर है वो अल्टीमेटली जो अवाम है पाकिस्तान की उसके ऊपर आएगा। इसके अलावा जो जजेज़ की तकसीम का एक बड़ा अहम नुक्ता है जो मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को जिसका सामना रहा, अदालत के अंदर से उनके बरादर जजेज़ की जानिब से उनके साथ जो सलूक रखा गया है और जिस तरीके से अदलिया को तकसीम किया गया, और उस तकसीम की वजह से सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हो सका, तो इसमें जहाँ पर जो बैरूनी फैक्टर्स इसमें इन्वॉल्व है उसमें इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के अपने जज भी इसमें शरीक हैं, और जिन्होंने अपने चीफ जस्टिस को कमज़ोर किया और उस कमज़ोरी का फ़ायदा उठाया गया, और यूँ अदालती फ़ैसलों की बेतौकीरी की गई, हुक्म अदूली की गई, और अदालत के फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं किया गया। मुस्तक़बिल के चीफ जस्टिस के हवाले से अगर देखें तो उनके पास काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हैं। सबसे अहम तो ये है कि जिसका हालिया चंद महीनों में हम बार बार जिक्र देख रहे थे कि आर्टिकल 184(3) के पैरामीटर्स तय किए जाएं, और इसके अलावा जुडिशल कमीशन के ज़रिए जजेज़ की अपॉइंटमेंट का एक मामला वो इंतहाई अहम है। जो वकला तंजीमें हैं उनकी जानिब से भी बार बार ये एतराज़ उठाया गया, फिर अब जजेज़ की जानिब से भी ये एतराज़ आ रहा है कि जुडिशल कमीशन के ज़रिए जो सीनियर तरीन जजेज़ हैं उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल में जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेज़ की तैनाती की बात हो तो वहाँ पर सीनियरिटी कोई मायने नहीं रखनी चाहिए, और उसके अलावा जो दीगर पैरामीटर्स हैं जिसमें कॉम्पिटेंस हो, उसकी जो इंटेग्रिटी हो जजेज़ की, इस समय जो दीगर कुछ अवामिल हैं उनको ज़ेर गौर लाना चाहिए, और उसकी बुनियाद पर जजेज़ की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनाती होनी चाहिए। ये कुछ चैलेंजेस हैं। फिर आप देखें कि जो ज़ेर अल्तवा मुकदमात हैं उसकी तादाद 56,000 से ज़ायद हो चुकी है, और जब साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार 17 जनवरी 2019 को रिटायर हुए थे तो उनकी रिटायरमेंट के वक्त सुप्रीम कोर्ट में 38,000 मुकदमात ज़ेर समात थे, ज़ेर अल्तवा थे, और अब उनमें तकरीबन 18,000 मुकदमात का इजाफा हो चुका है। तो ज़ेर अल्तवा मुकदमात को निपटाना भी यकीनन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा,
और इसके लिए ज़रूरी है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तमाम जजेस की वक्त पर तैनाती करें। बेंचेस मुकम्मल होने चाहिए, स्पेशल बेंचेस बनने चाहिए ताकि मुकदमात को जल्द से जल्द निपटाया जा सके। इसके अलावा जो हम अगर हायरार्की देखें सुप्रीम कोर्ट से लोअर कोर्ट्स तक, तो जो सुप्रीम कोर्ट की जैसे हुक्म अदूली की गई, उसी तरह फिर हाई कोर्ट्स के अहकामात नज़रअंदाज किए गए, लोअर कोर्ट्स के अहकामात नज़रअंदाज किए गए। तो मेरे ख्याल में वो जो ऊपर से डैमेज था वो नीचे तक तहत अदालतों तक वो मुंतकिल हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उन्होंने अपने इदारे को, अपनी जुडिशरी को मुतहद करना है, अपनी जुडिशरी को एतमाद देना है, उसके फ़ैसलों के ऊपर उन्होंने अमल दरामद करवाना है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी तवक्कुआत हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के साथ, और हमारी तो दुआ है कि पाकिस्तान इन तमाम मसाइल से निकले, इन तमाम मसाइल का मुकाबला करे और कौम और आवाम जिन मुश्किलात में घिरी हुई है उन्हें इससे रिलीफ मिले। और उम्मीद यही करनी चाहिए, बल्कि हम सबको एज अ कोर्ट रिपोर्टर भी हमें आने वाले चीफ जस्टिस को सपोर्ट करना चाहिए। जहाँ तक हमारे जो हदूद हैं बतौर सहाफ़ी, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि उनके हर अच्छे इक़दाम को भरपूर तरीके से उसको हाईलाइट करें, और जहाँ पर कोई कमी कोताही होगी वहाँ पर हम जायज़ तनकीद भी करेंगे। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का जो दौर था वो कोई अच्छा नहीं रहा, क्योंकि कोई भी सियासी जमात या कोई भी ऐसा हल्का नहीं है कि जो उनसे खुश हो जाओ, कहे कि उन्होंने अच्छे फ़ैसले दिए हैं। क्योंकि मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अपने मिजाज के मुताबिक ये कोशिश की है कि वो हर बंदे को खुश रखने की कोशिश करें। शुरू में उन्होंने जब तहरीक अदम एतमाद से पहले कासिम सूरी ने, डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी, उसको उड़ा दिया, उस पर सो मोटो ले लिया। तो तहरीक इंसाफ जो थी वो मुखालिफ हो गई उनकी, और नून लीग और दीगर जमातें थीं वो बड़े खुश थीं। अब उसके बाद पंजाब इलेक्शन वाला मामला आया तो उसमें उन्होंने प्रेर दिलाई के हक़ में वो दे दिया, तो फिर उनके ख़िलाफ़ हो गए नून लीग वाले। अब दोनों तरफ से वो मिले जुले रहे, और उसके बाद जब उन्होंने पंजाब इलेक्शन वाला फ़ैसला दिया उस पर अमल नहीं हुआ। तो ये एक बहुत बड़ा अदलिया के लिए एक मोड़ था, जो कि अच्छा मोड़ नहीं था, क्योंकि अदलिया में तकसीम पहले से ही थी। जजेस जो थे वो झड़ेबाजियाँ चाह रही थी, पूरे सोशल मीडिया पे हर जगह पे ये बातें हो रही थी कि एक ग्रुप जो है वो काजी साहब का है, जैसे काजी फ़ाइज़ का, दूसरा जो है वो उमर अता बंदियाल का है। तो दौर उनका कोई अच्छा नहीं रहा। उसमें उनकी अपनी भी कुछ है गलतियाँ कि उन्होंने जजेस में इत्तेफाक नहीं पैदा किया, उनके जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे वो दूर नहीं किए गए, बेंचेस जो तश्कील दिए गए उनमें भी काफ़ी मसाइल सामने आए कि एक ही बेंच जो था, सबको पता होता था कोई भी सियासी केस है तो उसमें एक ही बेंच बनना है। तो वो मसाइल रहे हैं, लेकिन काजी उमर अता बंदियाल साहब ने कोशिश की कि दोनों तरफ से बैलेंस करें, क्योंकि पंजाब इलेक्शन का जब अमल नहीं हुआ केस पे तो डायरेक्ट ये बनता था, तौहीन अदालत थी, तो कार्रवाई कर सकते थे और उनको करनी भी चाहिए थी मेरे ख्याल में, लेकिन उन्होंने नहीं किया, दरगुजर किया, तहम्मुल किया। बाद में भी उन्होंने बताया कि हमने तहम्मुल किया। तो उन्होंने क्यों किया तहम्मुल? इससे मेरे ख्याल में अदलिया की जो एक वक़ार था, एक रौब था, एक थी कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ी कोई अदालत नहीं, तो वो जब फ़ैसला नहीं माना गया तो अब उसका कोई लोग एहतराम नहीं करते, कोई अब फ़ैसले उस पर अमल नहीं होगा, अब जजेस की वो इज़्ज़त नहीं रही। तो बाकी मिला जुला था उनका दौर, लेकिन कोई अदलिया की तारीख में अगर देखा जाए तो कोई अच्छा दौर नहीं रहा, क्योंकि कोई भी खुश नहीं। आज सब तनकीद कर रहे हैं क्योंकि उनके फ़ैसलों पे अमल नहीं हुआ, कोई बड़ा फ़ैसला नहीं दे सके, कोई जजेस में आपस में इत्तेफाक पैदा नहीं कर सके। बाकी जहाँ तक बात है जैसे काजी फ़ाइज़ साहब की, तो वो अगले हफ्ते से ओहदा संभालेंगे। उनके लिए काफ़ी मुश्किलात हैं, क्योंकि आप देखें कि 9 मई का वाक़या हुआ, उसके बाद से जो कुछ चल रहा है मुल्क के अंदर, तो कोई भी बात करे सोशल मीडिया पे, इवन आप कोई बात कर दें तो अगले दिन नहीं पता होता कि किधर है बंदा, गायब हो जाता है। तो अब चैलेंजेस बहुत से हैं, और सबसे बड़ा चैलेंज उनके लिए इंतखाबात का केस है कि उसमें क्या करते हैं, क्या 90 दिन के अंदर कराते हैं, नहीं कराते। तो अब ये आएंगे तो उनको होगा, अब तजवीज़ हम तो कोई नहीं दे सकते उनको, वो खुद जज हैं और आइन को समझते हैं, तो देखते हैं वो क्या करते हैं। लेकिन उनके लिए बहुत से चैलेंजेस हैं, अब वो कैसे उनको पूरा उतारते हैं ये अब आएंगे तो पता चलेगा। हमारे साहब, आप क्या ये नहीं समझते हैं कि काजी साहब को सबसे पहले जो एहतसाब का अमल है वो, या फिर जो इस्लाहात का अमल है वो अपने इदारे के अंदर से करें, फिर बाहर का समझें? नहीं, ये तो ज़रूरी है, और ये सारे जजेस ये बात करते हैं कि एहतसाब सबका होना चाहिए, और जितने भी जजेस के ख़िलाफ़ रेफरेंस आए या कुछ भी होगा, जैसे काजी फ़ाइज़ के अपने ख़िलाफ़ रेफरेंस आया था, उसमें भी काफ़ी सवालात उठे थे, उन्होंने कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे लाए थे, वो उसके बाद रेफरेंस जो है वो ख़त्म कर दिया गया उनके ख़िलाफ़। तो होना चाहिए, हर जज हो, जर्नल हो, कोई भी हो इस मुल्क में, एहतसाब तो सबका होना चाहिए, और उनको चाहिए काजी साहब को कि वो शुरू करें। और ऑडिट जो रिपोर्टें मांगी जाती हैं, कोई भी बंदा आके मांगता है कि जी जजेस के क्या ऑडिट रिपोर्ट, तो वो नहीं दी जाती। कायमा कमेटियाँ जो हैं वो मांगती रहीं रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से कि आप अपना दें, ऑडिट की रिपोर्ट दें
कि क्या जजेस की तनख्वाहें हैं, कितनी मराहत ले रहे हैं, क्या हो रहा है और किधर से उनकी इनकम जो है कितनी है, तो वो नहीं दी गई। तो वो होना चाहिए और करें, हर जज का होना चाहिए। जिसके खिलाफ भी कोई शिकायत आती है तो फोरम मौजूद है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का, तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए और चीज़ें सामने आनी चाहिए। अब जैसे जैसे मज़ाहिर अली अकबर नकवी के खिलाफ चीज़ें आई हैं, रेफरेंस आया हुआ है, तो इससे चीज़ क्लियर हो जाएगी। अगर तो झूठ है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने इल्ज़ामात लगाए। तो एक जज पे इल्ज़ाम लगाए, सुप्रीम कोर्ट के जज पे, तो उसको आप देखें और ये मिसाल होनी चाहिए, इसी से शुरू करें और तमाम जजेस का एहतसाब होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की तो यकीनी तौर पर उनको, जैसा कि हम सब अब तक ये समझ रहे थे कि शायद एक पावरफुल जो है वो चीफ जस्टिस साबित होंगे। माजी में हमने उनके कुछ डिसीजंस में देखा भी और कुछ केसेस में हमने नोटिस भी किया कि शायद उनके पास बहुत पावर है, लेकिन अगर बात की जाए फैसलों पर अमल दरामद की तो वहाँ वो हमें बड़े बेबस और कमज़ोर जो हैं वो बाज़ मामलात पर नज़र आए। बहुत सारे केसेस आपके सामने भी मौजूद हैं कि जिनके फैसले तो आए हैं लेकिन उन पर अमल दरामद नहीं हो सका और ना ही आगे फर्दर जो है वो उन केसेस की प्रोसीडिंग हो सकी है। जैसे 14 मई के इंतखाबात के हवाले से आप देख सकते हैं कि वो फैसला तो दिया गया लेकिन उस पर ना तो अमल दरामद हो सका और ना ही अमल दरामद ना होने के हवाले से कोई कार्रवाई जो है वो ताहाल हो सकी है। बहुत सारे केसेस जो हैं वो इम्पॉर्टेंट केसेस जो हैं वो मौजूदा चीफ जस्टिस के पास जो हैं वो आए हैं, जिसमें इलेक्शन का केस जो है वो सरेबरीज था, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आपके सामने है, नैब तरमीम का केस है, इसी तरह से रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट जो है वो केस भी जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने जो है वो सुना और फिर उसका फैसला भी दिया और उसको कलअदम भी करार दे दिया। मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारी चीज़ों पर जो है वो बंदियाल साहब को बड़ा सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए था। एक जो उन पर लेबल लगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सपोर्ट का कि शायद उनके साइड से जो है वो कोई नरमी दिखाई जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हवाले से, उनके लीडरों के हवाले से, उनकी सियासी रहनुमाओं के हवाले से, तो वो एक जो लेबल लगा उसने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की साख को बड़ा नुकसान पहुँचाया। हमने अपने फैसलों में खुद भी देखा कि बड़ी जगहों पर जहाँ पर ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद सुप्रीम कोर्ट कोई यहाँ पर बड़ा फैसला देगी, लेकिन वैसा नहीं हुआ। बहुत सारी चीज़ों पे हमने अपनी आंखों से भी देखा, खुद भी ऑब्ज़र्व किया कि वाकई में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है वो एक नर्म गोशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की जानिब से जो है वो हमें नज़र आया। उनके फ़ैसलों में भी वो चीज़ें छलकती रही। जब आप एक मुल्क के एक सुप्रीम कोर्ट, जिसको आप ये समझ लें कि सुप्रीम है सबसे ना, आप सुप्रीम कोर्ट के नाम से भी आप चेक कर लें कि अदलिया का आप ये समझ लें कि मेन पिलर है सुप्रीम कोर्ट, तो यहाँ पर जब आप बैठते हैं तो बहुत सारे डिसीजंस, बहुत सारी चीज़ें आपको बड़ा सोच समझ के लेनी चाहिए। चीफ जस्टिस को जो सबसे ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया वो इलेक्शन के केस में अज़खुद नोटिस पर बनाया गया और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक वो जो तनकीद थी वो कहीं ना कहीं लीगली और आइनी तौर पर और बहुत इखलाकी तौर पर जायज़ भी थी। उन्हें वो शायद अज़खुद नोटिस नहीं लेना चाहिए था। हाई कोर्ट्स के अंदर जो है वो मामला पेंडिंग था, फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो उस हवाले से पिटीशन दायर की गई थी, तो अज़खुद नोटिस चीफ जस्टिस साहब को शायद नहीं लेना चाहिए था। और फिर जब चीफ जस्टिस साहब ने अज़खुद नोटिस ले लिया और उसके बाद भी उस केस की सारी सूरत हाल आपने देखी कि किस तरह से वो केस चला और उसका रिज़ल्ट क्या निकला। आज भी वहीं के वहीं खड़े हैं। आज भी 14 मई को इंतखाबात नहीं हुए, ना ही इंतखाबात हुए, ना ही इंतखाबात ना के फ़ैसले के पर अमल दरामद करवाया जा सका और ना ही फ़ैसले पर अमल दरामद करने के ख़िलाफ़ कोई अभी तक कार्रवाई की जा सकी है। जितना टफ़ टाइम जो है वो गवर्नमेंट और दीगर इदारे मिलके शायद बंदियाल साहब को दे सकते थे, उन्होंने दिया भी है। बहुत सारी उनके क्रेडिट में भी चीज़ें हैं, बहुत सारी शायद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की क्रेडिट में चीज़ें नहीं भी आ सकी। हम कह सकते हैं कि कहीं कहीं वो हमें कमज़ोर और बेबस भी नज़र आए। अब जो होना था वो हो चुका, वो गुजर चुका। माजी में जो चीज़ें, जो रवायात कायम की गई हैं फैसलों पर अमल दरामद ना करने की, ये ऑब्वियसली आगे चलकर जो है वो इन फ्यूचर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर रहेगा, क्योंकि ये हवाले जो हैं वो दिए जाते रहेंगे कि 14 मई को इंतखाबात का फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। और जो सूरत हाल है, हम उम्मीद तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन जो सूरत हाल नज़र आ रही है उससे यही लग रहा है कि आइंदा भी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पर कोई खातर हुआ अमल होता हुआ हमें इन फ्यूचर भी नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि अब जो रवायात कायम हो चुकी हैं ये अगर इसी तरह से चलेंगी तो यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट की साख को मज़ीद नुकसान पहुँचेगा। बहुत सारे स्टेप चीफ जस्टिस साहब को शायद लेने चाहिए थे, वो नहीं ले सके। बहुत सारे ऐसे स्टेप्स थे जो उन्हें नहीं लेने चाहिए थे और उन्होंने लिए। अगर हम बात करें कि जो हमारे आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, उनके हवाले से भी ये बातें जो हैं वो गर्दिश करती हैं कि शॉर्ट टेम्परामेंट है, टफ़ टाइम, उनको भी यकीनी तौर पर बड़ा टफ़ टाइम जो है वो देखना पड़ेगा। ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो जजों
के अंदर तकसीम पाई जाती है। आपको भी बेहतर पता, हमें भी बेहतर पता, और यहाँ पर मौजूद कवरेज करने वाले और दीगर लोग भी इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि किस तरह से जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अंदर तफरीक पाई जाती है, तकसीम पाई जाती है। तो ये तकसीम यकीनी तौर पर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो सबसे बड़ा चैलेंज यही साबित होगी, क्योंकि जब आप फैसले करते हैं और आपके अपने आप के साथ खड़े नहीं होते तो यकीनी तौर पर उन फैसलों पर अमल दरामद करवाना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर जब कदगन आप कह सकते हैं कि लगाई गई, जब उसके ऊपर स्टे दिया गया, जब उस पर हुक्म इम्तना जारी किया गया, तो उसके बाद से लेकर अब तक जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने एक भी केस नहीं सुना, और इस सारे मामले को तकरीबन 5 माह का अरसा गुजर चुका है। अगर उसूली तौर पर और इखलाकी तौर पर बात की जाए तो ये पैसा अवाम के टैक्स का पैसा है जो हमारे जजेस की जो है वो तनख्वाहों और मराद में लगता है, और आप इस चीज़ से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारी जजेस की तनख्वाहें कितनी हैं, उनकी मराद कितनी हैं, और उनको कितना फैसिलिटेट जो है वो किया जाता है। ऐसी सूरत हाल में जब ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इतने केसेस पेंडिंग हैं, अवाम जो है वो मुश्किलात से दो चार हैं, इंसाफ की फरामी जो है वो गैर यकीनी है, कोई जो है वो केसेस साल से पेंडिंग पड़े हैं। इस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर तकरीबन जो है वो 56,000 के करीब केसेस पेंडिंग पड़े हैं। जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब ने पिछले 5 माह से एक सिंगल केस नहीं सुना, और वो चैम्बर वर्क कर रहे हैं। तो क्या जस्टिस काजी फाइज़ ईसा इस बात को जस्टिफाई कर सकते हैं कि वो जो उन्होंने पिछले 5 माह की तनख्वाह ली वो किस तरह से ली? उन्हें अखलाकी तौर पर तो कह देना चाहिए था कि चूँकि मैं केस नहीं सुन रहा, क्योंकि सैलरी तो आपको, तनख्वाह तो जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब को भी केसेस सुनने की और इंसाफ करने के लिए दी जाती है। जब आपने इंसाफ नहीं किया, जब आपने केसेस नहीं सुने, तो उसूली तौर पर जो है वो काजी साहब को वो तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए थी, और उन्हें कहना चाहिए था कि चूँकि मैं चैम्बर वर्क कर रहा था और मैं केसेस नहीं सुन सका, मैं वक्त नहीं दे सका, वजूहात चाहे जो भी थी, तो उन्हें वो तनख्वाह नहीं लेनी चाहिए थी। अब देखना यह है कि अब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब जब चार्ज संभालेंगे 17 सितंबर की सुबह 8 बजे जो है वो हल्फ जब वो लेंगे, तो उसके बाद उनको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा? तो उनको उससे ज़्यादा चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा जो इस वक्त चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब को करना पड़ रहा है। जो डिवीज़न जो है वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की राह में रुकावट बनी है, वो आने वाले वक्तों में जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को भी फेस करनी पड़ेगी। जो प्रेशर्स चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने देखे हैं वो काजी साहब को भी देखने पड़ेंगे। लेकिन हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि जो गलतियाँ माजी में दोहराई गई हैं वो इन फ्यूचर नहीं दोहराई जाएंगी, और बहुत सारी चीज़ों को मलहूज़ खातिर जो है वो रखा जाएगा। इंसाफ की फरामी को अगर यकीनी बनाना, तो यकीनी तौर पर जो काजी फाइज़ ईसा साहब की हवाले से जो है वो बातें गर्दिश करती हैं कि उनका थोड़ा टेम्परामेंट जो है वो शॉर्ट है, एग्रेसिव हो जाते हैं बाज़ मामलात पर, और बहुत सारी इस तरह की चीज़ें जो है वो चल रही हैं। तो यकीनी तौर पर जस्टिस काजी फाइज़ ईसा को पूरी सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो है वो साथ लेकर चलना है। उन्हें अपने टेम्परामेंट को भी जो है वो कंट्रोल करना होगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो है वो डिसीजंस उनको लेने होंगे। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनकी आलमोस्ट जो है वो समातें मुकम्मल हो चुकी हैं, लेकिन ताहाल जो है वो फैसला नहीं हो सका। उनके हवाले से भी उन्हें कोई लाएअमल तय करना होगा, और ये भी तय करना होगा कि इंसाफ की फरामी को किस तरह से यकीनी बनाया जा सकता है और किस तरह से एक बैलेंस तरीके से जो है वो तमाम जजेस को साथ लेकर जाया जा सकता है। माजी में हमने देखा कि जब जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब के हवाले से रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में आया, तो उस पर भी हमने देखा कि जजेस के अंदर जो है वो डिवीज़न थी। दीगर मामलात पर भी हमने देखा कि 2 हिस्सों में हमें जो है वो जजेस तकसीम हुए हुए नज़र आए सुप्रीम कोर्ट के, जो कि नहीं होना चाहिए था। अब देखना यह है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब इन सबको एक साथ कैसे लेकर चलते हैं और इन चैलेंजेस को जो है वो आगे चलकर कैसे फेस करते हैं, और जो कमियां कोताहियां जस्टिस चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से हुई या जो कोई कमी रह गई, क्या जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो हैं वो उसको पूरा कर सकेंगे, और क्या आइंदा जो सुप्रीम कोर्ट फैसले करेगी क्या उन पर जो है वो अमल दरामद यकीनी हो सकेगा, उन पर अमल दरामद करवाया जा सकेगा, या अब ये रवायत जो है वो तारीख के साथ साथ हमारी जो है वो रोज़मर्रा की रूटीन का हिस्सा बन जाएगी कि अदालतें जो हैं वो फ़ैसला देती हैं और अमल दरामद नहीं होता, और हद ये है कि अमल दरामद करवाने के लिए कोई मैकेनिज़्म भी मौजूद नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उनको देखनी पड़ेंगी कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपने फ़ैसलों के ऊपर अमल दरामद करवा सकती है, किस तरह जजेस को एक साथ लेकर चला जा सकता है, किस तरह आइन और कानून की बालादस्ती को जो है वो कायम किया जा सकता है। तो ये उनके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। अब देखना ये है कि जस्टिस काजी फाइज़ ईसा जो हैं वो इन तमाम मामलात को किस तरह से हैंडल करते हैं। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के 28वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल साहब 16 सितंबर को रिटायर हो रहे हैं, और 17 सितंबर को नामज़द चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा साहब अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और 13 माह वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के फ़राइज़ अंजाम देंगे। दोनों जजेस की मुश्किलात और माजी के हवाले और माजी के फ़ैसलों समेत चैलेंजेस और फिर तजावीज़ के साथ मुस्तकबिल के आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज़ साहब को सहाफ़ियों की जानिब से तजावीज़ के साथ
सुप्रीम कोर्ट के बीट कवर करने वाले सीनियर सहाफ़ियों से हमने राय जानने की कोशिश की। हर सहाफ़ी ने अपनी अपनी राय दी, जो वो रोज़ ऑब्ज़र्व करते हैं, वो रोज़ देखते हैं, वो रिपोर्ट करते हैं। और फिर जहां वकला, सियासी और अवाम के दरमियान जो बातें होती हैं और फिर जजेस के दरमियान जो बातें होती हैं, हर चीज़ को आपके सामने खोल के रख दिया। यकीनन हमारी वीडियो बड़ी तवील थी, मगर हम यही चाहते थे कि जाने वाले चीफ जस्टिस और आने वाले चीफ जस्टिस का मुआवजना किया जाए। इंसाफ की फराहमी के लिए क्या तजावीज़ हैं वो सहाफ़ियों से ली जाए, और तमाम सहाफ़ियों ने अपनी अपनी राय दी। किसी ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल पर तनकीद की तो किसी ने तारीफ़ की। इसी तरह जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब जो चीफ जस्टिस बनेंगे उन पर भी कई लोगों ने तनकीद की तो कई लोगों ने तारीफ़ भी की और कई लोगों ने तजावीज़ भी दी कि मुस्तक़बिल में मुल्क में अवाम को इंसाफ की फराहमी के लिए इन तजावीज़ पर वो अमल करें। तो यकीनन पाकिस्तान का सियासी निज़ाम जो इस वक्त मौजूदा अदम इस्तेकाम का जो निज़ाम है, अदालती फ़ैसलों पर अमल दरामद होने का जो मामला है, उन पर शफाफियत आ सके। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तोरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।